के छात्र हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के अध्यापक हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के रिसर्चर हैं, आज हमारे बीच में हैं और वो आपसे केमिकल इंजीनियरिंग से हट करके आइडेंटिफाई योरसेल्फ इस विषय पर बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। और मुझे अपेक्षा है कि इट शुड बी ए डायलॉग रादर देन ए मोनोलॉग। तो वो आपसे बात करेंगे और आप जितना पूछना चाहेंगे बाकी सब उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं उनका स्वागत करता हूं और कहता हूं कि वो मंच पर आएं। चेंज करने वाला है वही तो होगा। ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, गड़बड़ कर देखिए, इको आ रहा है। मेरी आवाज जा रही है पीछे तक? कुछ लोग बहुत पीछे क्यों बैठे हैं? आप भी आगे आ जाइए, जगह है जो सबसे पीछे है, लास्ट 2-3 रो है, थोड़ा आगे आ जाए। इधर भी जगह, आगे आइए। ठीक ठीक, आ जाने दीजिए। स्वतः स्फूर्त आप भी आइए भाई इस कोने से। थोड़ी देर इस पे हो जाता हूं, फिर आ जाता हूं। इसके पास जाने से आवाज जाता है। So thank you very much, Honorable Director Professor Kansal sir, all the learned colleague of IIT Lucknow and my dear students. आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, that is my simple experience of life that I'll discuss with you, and this is nothing very special. You might have, heard about this. You might have gone through few pages or few slides of this presentation, but simply ये है कि हमें करना क्या है और क्यों करना है। What exactly is special about this country, that is India? आप सब जानते हो कि ये ऐसा देश है जो 135 करोड़ या 140 करोड़ लगभग लोग 138 करोड़ की बात करते हैं जनसंख्या का देश है। एक लिमिटेशन है हमारे पास, लिमिटेड लैंड, लिमिटेड फार्म लैंड, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस, और टू कैटर दिस बिग पॉपुलेशन, व्हाट एक्जैक्टली टू बी डन और क्या होना चाहिए हमारे बच्चों में, हमारी युवा पीढ़ी में, हम उस पर बात करेंगे। इसमें जहां भी आपको लगे कि आपको इंटरवीन करना है या आपको कुछ पूछना है, यू विल बी फ्री टू आस्क मी, फ्री टू स्टॉप मी। और कोई बहुत ही कठिन चीज नहीं है। और आपके सामने हम लोग क्या बात करेंगे, आपकी जनरेशन हमसे बहुत आगे है, तो एक बार इस जनरेशन के लिए तालियां हो जाए जो यहाँ बैठी है, जो भारत की ये जनरेशन है। थोड़ी सी बात हम करते हैं। चलिए, ये टॉपिक है आइडेंटिफाई योर सेल्फ, रियलाइज योर पोटेंशियल। आपको खुद को पहचानना है और फिर अपनी क्षमताओं का उपयोग करना है। जरा चेंज करिए भैया, यार चेंज करने वाला कुछ है क्या मेरे पास? नहीं है। चलिए, सो पहला आप देखेंगे ये पिक्चर, अगर ध्यान देंगे, एक हेयर कटिंग सैलून का एक फोटोग्राफ लगा है। 3 मंजिल या 4 मंजिल का सैलून है, उसके ऊपर रुकने के लिए बढ़िया होटल बना हुआ है। और ये दोनों क्रिएटर हैं, दिनेश एंड राम बाबू। इन लड़कों को मैंने ट्रैक किया है जब एकदम छोटे छोटे हुआ करते थे और मेरे घर पे आते थे मेरे पिताजी का हेयर कट करने के लिए। घर के बाहर बरामदे में बैठ के हेयर कट करते थे, खुद झाड़ू लगाते थे और झाड़ू लगा के सफाई करके जाया करते थे। लेकिन ये लड़के आज यहाँ पर पहुंचे हैं कि एक पूरे शहर में इनका एक चेन ऑफ सैलून है, और वो भी इतने स्टैंडर्ड का कि कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट से लोग, 10 जिलों से लोग बुकिंग कराते हैं, प्रायर बुकिंग है, दे कम टू मीट कि भैया हमें राम बाबू से बाल कटवाना है। वाई आई एम टेलिंग यू कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। जनरली जब हम लोग मिडिल क्लास के लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के या इंडियन सिनारियों में जो परिवार पलता है, वहां कुछ ब्रैकेट्स होते हैं कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये काम करने से समाज में नाम होगा, ये करने से नहीं होगा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं आपसे, या जो मैं बताना चाहता हूं, कि कोई भी काम अच्छा होता है अगर उसे दिल लगा के किया जाए। ये बेसिक चीज है कि आप कितना प्यार करते हो, जो भी काम करते हो, उससे ये बेहतर होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
आप सब इनको जानते हो, इसमें कोई नई हस्ती नहीं है। मदर टेरेसा, कलाम साहब, विवेकानंद, और नीचे विवेकानंद का एक कोट लिखा है, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट, नन कैन टीच यू, देयर इज नो अदर टीचर बट योर ओन सोल। ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर अध्यापक जो भी बैठे हैं उनका एक ही रोल होता है कि आपको एक डायरेक्शन दें, आपको बताएं कि किस दिशा में देखना है, कैसे देखना है, क्या देखना है, कितना देखना है, ये आपको डिसाइड करना है। और आप सबसे बढ़िया शिक्षक हो खुद के, ये एक सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ राधा कृष्णन, गांधी जी, और लास्ट वाले तो पहचानते हैं आप लोग, लास्ट पंडित मदन मोहन मालवीय। इसलिए कि वो हमारे यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, तो मैंने उनको यहाँ रखा है। एक देश, एक शिक्षा की बड़ी हस्ती, एक देश की बड़ी हस्ती, और एक शिक्षालय की एक बड़ी हस्ती, जिन्होंने शिक्षा के लिए इतने बढ़िया इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन किया। नेक्स्ट, अरुणिमा सिन्हा, दिस स्टोरी इज वेरी फेमस नाउ डेज। आप सब जानते हैं इनके बारे में? क्या जानते हैं? कोई एक है क्या? जरा दीजिए भैया, कोई एक शेयर करो जो जानता है। कौन बोल रहे थे? यस सर, एनी वन ऑफ यू प्लीज रेज योर हैंड। हाँ चलिए, जब पीछे जाइए। ये सर हैंडीकैप्ड है, लेकिन सर इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था सर। पूरी स्टोरी शेयर करिए सर। आई थिंक एक बार सर ये ट्रेन में जा रही थी और ट्रेन से इनको नीचे फेंक दिया गया था, तो इनके दोनों पैर कट गए थे, तो वहीं पूरी रात ये पड़ी रही थी। ठीक है, उसके पहले क्यों कहाँ फेंक दिया गया, क्यों फेंक दिया गया? सर आई थिंक इनको सर मतलब जो चोर उचक्के होते हैं उन्होंने इनको ट्रेन से धक्के। पहले एक तालियां इस बच्चे के नाम से बजाइए, क्योंकि स्टोरी से पता है। और छोड़िए, छोटी सी बात, हमें दुख है कि वो उत्तर प्रदेश था जहां इसे फेंका गया। हमें दुख है कि रायबरेली के पास ही फेंका गया, जो लखनऊ से नजदीक है। हमें बहुत दुख है कि हमारे घर में बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि अपनी बहनों को छोड़ के दूसरे की इज्जत उसे प्यारी नहीं होती है। ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है? शायद माँ बाप की है। तो हम माँ बाप को सोचना होगा कि क्या हम बिटिया को बचाते रहेंगे या बेटों को भी शिक्षा देंगे। तो बेटे, सही बात है ना? अब आप शिक्षित होंगे बेहतर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। अब देखिए, स्पेशल ये था कि ये लड़की जब हॉस्पिटल में थी, तो इससे मिलने के लिए जब हमारे द देन चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचे, तो उस लड़की ने यही कहा कि अगर मेरे साथ अब भी मुझे कुछ बेहतर करने का मौका दिया जाए तो मैं बेहतर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बास्केटबॉल अच्छा खेलती थी और मौका दिया है तो अभी ही करूंगा। लेकिन अब मैं कमेंट नहीं करूंगा अपने किसी पौध पर, किसी समाज के हिस्से पे। लेकिन उन्होंने एक सटारिस्टिक, एक होता है ना, ऐसे मुस्कुराया गया, तुम अब क्या कर सकती हो। देन शी हैज शोन हर कैपेबिलिटीज। बछेंद्री पाल के नेतृत्व में उसने ट्रेनिंग किया, और दुनिया का कोई ऐसा चोटी नहीं है, कोई ऐसी पहाड़ी नहीं है जिसको इसने विजिट नहीं किया। तो इसलिए इससे मिलता है कि आप कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अगर आप तय कर लो तो आप बेहतर कर सकते हो। नेक्स्ट, 2 बड़े फेमस हस्ती हैं। एक दुनिया का सबसे गरीब आदमी होते हुए भी सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्रपति बनता है। दूसरा, जिसका कोई भी आर्गन इतना एक्टिव नहीं है, वो कितना बड़ा साइंटिस्ट बनता है। पहचान रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक, नेक्स्ट। ये 2 फोटोग्राफ है जो थोड़ा कम परिचित है आपसे। आप देखिए, ऊपर है रामानुजम और नीचे है शंकराचार्य। दोनों को आप जानते हैं। मैंने यहाँ फोटोग्राफ क्यों लगाया है? क्योंकि ये दोनों इस दुनिया में केवल 32 या 33 साल जिंदा रहे। 32 और 33 ईयर्स, वो जिंदगी जब हम सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हम अपना कैरियर फाइनल कर लें, हम कुछ सफल हो पाए। अदरवाइज तो 32-33 में तो शुरुआत होती है, लोग कहते हैं फिर जिंदगी शुरू हुई। और 32-33 की एज में ये दोनों दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, और आज तक हम याद करते हैं। एक मैथमेटिक्स का इतना बड़ा विद्वान, और दूसरा एक ऐसा आदमी जिसने इस पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। 8 साल की उम्र में अपना घर छोड़ते हैं, और 32 साल की एज में उनकी डेथ होती है। तब तक भारत का 4 या 5 बार पैदल चक्कर करते हैं, और सारे जो 4 धाम की रचना है इन्होंने की थी। नेक्स्ट, अब इनको तो सब जानते हैं, द माउंटेन मैन।
दशरथ माझी। तो इन्होंने उस कहावत को झूठा कर दिया। जो कहावत हम सुना करते थे ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन इस अकेले चने ने, अकेले आदमी ने एक बड़ी चट्टान, एक बड़ा पहाड़ी काट के एक रास्ते को बनाया, जिनके गांव से 70 किलोमीटर दूर शहर हुआ करता था, वो शहर 3 या 4 किलोमीटर दूर हो गया। तो ये आप देख सकते हैं हमने क्या एग्जाम्पल दिए अभी तक। हमने यही दिया कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन्होंने ठान ली जब कुछ करने को, तो इन्होंने किया और सफल रहे। नेक्स्ट, सो द ग्रेट वर्क्स आर परफॉर्म नॉट बाय स्ट्रेंथ बट बाय परसिवरेंस। ताकत से, लोग कहते हैं ना कि ताकत से कर दूंगा, ऐसा ताकत लगाऊंगा कि ये जीत जाऊंगा, लेकिन ये तय हुआ ताकत से, लेकिन नहीं, धैर्य से आप बड़ा काम कर सकते हो। और यहाँ की स्टोरी है, नेट पे आपने पढ़ा होगा, 2 frogs in a milk pot। एक कहानी पढ़े हैं आप लोग? चलो सुनाओ, दिखा दो भाई। इंटरेस्टिंग ढंग से कहानी सुनाइएगा। चलिए सर, उसमें 2 फ्रॉग होते हैं जो कि एक मिल्क पॉट में गिर जाते हैं। उसमें ये होता है ना, वो दोनों आपस में बात करते हैं अब क्या करें क्या नहीं। उसमें एक फ्रॉग जो होता है ना, वो अपनी होप छोड़ देता है, मतलब पैसे निकलेंगे, वो काफी बड़ा हुआ रहता है वो, जिस पॉट में वो गिरा हुआ रहता है। जिसने होप छोड़ी होती है, एक समय के बाद वो टाइम होते होते उसमें डूब के वो मर जाता है। और जो दूसरा फ्रॉग होता है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस करता रहता है, वो अपने आप को उसमें मतलब हाथ पर मारता रहता है। हाँ। और उसमें होता क्या है, उससे क्या होता है ना, उसमें वो मलाई जम जाती है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उसमें वो उसको थोड़ा सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण वो उसमें अपना अपना फोर्स ला के उस पॉट से बाहर आया। देखिए यही है, मैंने इसे कह दिया सुना दो, लेकिन इसको मैं सुनाता थोड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से, लोगों को समझ में आता, प्लेन। बहुत अच्छी बात, पूरी कहानी याद है, तालियां एक बार हो जाए भाई, मेहनत किया है इन्होंने। लेकिन अब नरेट करने का स्टाइल होता है। मैंने क्या, 2 मेढक थे, इन्होंने कहा 2 मेढक थे, एक मोटा था एक पतला था, हैं? दोनों एक दिन टहलने निकले, टहलते टहलते वो सुल्तानपुर वाली रोड पे गए, और वहां पर पराग डेयरी, एक नई डेयरी और बन गई है, उसी डेयरी में गए। संडे का दिन था, फैक्ट्री बंद थी, एक बड़े बर्तन में दूध रखा हुआ था, और जब दूध रखा होता है तो उसमें मलाई थोड़ी बहुत जम जाती है। बेचारे गिर गए इन क्यूरियोसिटी कि भाई इसमें क्या है देखने के लिए, और जब बाहर निकलने की कोशिश करते थे फिसल के अंदर चले जाते थे। तो ये हुआ कि अब क्या करे, तो मोटा वाला जल्दी थकेगा ना, तो बोला यार जब मरना है तो क्या तैरना, जाने दो। लेकिन जो पतला वाला था कि नहीं, जब तक जान है, जब तक सांस है तब तक आस है। उसने कहा कीप ऑन पैडलिंग, ओके, जो प्लीज कीप ऑन पैडलिंग। और वो लगातार चर्निंग करता रहा। मोटा वाला छोड़ दिया, वो डूब गया। लेकिन छोटे वाले से क्या हुआ, पूछता हूं कि अचानक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, कुछ उसके नीचे आया और कूद के बाहर आ गया। तो जनरली जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि हुआ क्या, इन्होंने तो खोल दिया। लोग कहते थे कि जो मरा हुआ था ऊपर आ गया, उस पर कूद के बाहर आ गया, बट दैट वाज नॉट द केस। केस ये था कि उसने इतनी मेहनत की कि मक्खन में कन्वर्ट हो गया दूध, और वो बाहर आ गया। ठीक है, थैंक यू, बैठिए। नेक्स्ट, सो दिस इज द अब्राहम लिंकन्स एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, दैट इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। अगर आप इसे पढ़ें, he became the 16th president of the United States of America at the age of 51। लेकिन 51 पर जो प्रेसिडेंट बने थे, उनकी स्टोरी को देखिए, उनकी इनिशिएशन आप देखेंगे, वो कितनी बार हारे हैं। नर्वस ब्रेकडाउन, डिफीटेड, हारना लेकिन हार न मानना, दैट इज द की टू द सक्सेस। और यही हुआ कि अंत में वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो मैं आज आपसे यही कहने वाला हूं कि कोई चीज कठिन नहीं होता, कोई काम इतना कठिन है नहीं कि आपकी एनर्जी से ज्यादा हो। तो जो आप तय कर लोगे वो आप जरूर कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें सबको पहचानते हैं, नारायण मूर्ति, मित्तल, गोयल, किरण शाह मजूमदार, ये चारों नाम पता है कि नहीं पता? कौन सा नाम नहीं पता इसमें यार, सारे फेमस हैं। इंफोसिस के नारायण मूर्ति, मित्तल साहब किसके हैं देखिए, अनिल अग्रवाल, वेदांता। जेट एयरवेज अचानक डूब गई, लेकिन ये स्टोरी इंस्पिरेशनल है। कहीं एक गलती होती है, गड़बड़ हो सकता है। एक सॉफ्टवेयर का जो आज स्थिति है इंडिया में, उसके जनक नारायण मूर्ति थे। ठीक है, किस तरह सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति ने अपनी स्टोरी शुरू की आईटी कानपुर से, वो एक स्टोरी है। मैं मित्तल का, अनिल अग्रवाल का नाम क्यों ले रहा हूं वेदांता से, इसलिए कि आज भी 75% ऑफ हिज अर्निंग इज फॉर चैरिटी। ये लोग नहीं जानते कि जितनी अर्निंग है 75%
वो चैरिटी में करते हैं। नरेश गोयल एक छोटा सा टूरिज्म का या ट्रैवल एजेंट का काम करता था और इतने बड़े एयरवेज का मालिक हुआ। और किरण शाह मजूमदार लड़कियों के लिए इसलिए स्पेशल है कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी और डॉक्टर नहीं बन पाई। फाइनली शी गॉन फॉर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और आज बायोकॉन नामक कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है इस देश में, उसकी मालकिन हुई और वन ऑफ द लीडिंग एंटरप्रेन्योर, लेडी एंटरप्रेन्योर ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, सुधीर हसीजा, जानते हैं? इनका नाम कोई नहीं जानता। कार्बन मोबाइल जानते हैं? प्रोडक्ट सब जानता है, इन्वेंटर को नहीं जानता। लेकिन ये बंदा सोचिए 3,000 रुपया लेके लोगों के घर पर छत पे चढ़ के डिश एंटीना लगाता था, फिर पेजर का बिजनेस किया, और आज जब से ये टॉप पे गए तो कितने करोड़ का इनका 12,000 करोड़ एनुअल शेयर। तो आप समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। नेक्स्ट, श्री रामकृष्ण कारातुरी, आई विल नेम फ्यू। ही इज द रोज किंग ऑफ वर्ल्ड। एक लड़का जिसकी शादी होती है और पहले दिन अपने पत्नी से मिलने जाता है, नौकरी नहीं लगी है, पैसा है नहीं, क्या गिफ्ट लेके जाए ये सोच भी नहीं पा रहा था, तो 10 रुपए का एक गुलाब की कली खरीदता है और उसकी पत्नी प्रसन्न हो जाती है। दैट हैज गिवन हिम अ बिजनेस आइडिया। यार 10 रुपए से खुशी खरीदी जा सकती है, एंड ही इज रोज किंग ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका में इतने लंबे एरिया में ये खेती करते हैं और इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, दिख नहीं रहा है मुझे इस समय। दिस इज 8,000 पीपुल, मोर देन 8,000 पीपुल हैव बीन एम्प्लॉयड बाय हिम। नेक्स्ट, इनके बारे में तो बात करना ही बेकार है। नेक्स्ट, सो दिस इज द एरा ऑफ एलपीजी। व्हाट इज एलपीजी? खड़े होइए। एलपीजी क्या है भाई? केमिकल इंजीनियर हो क्या? सिविल हो? सीएससी। एलपीजी का फुल फॉर्म? liberalization, privatization and globalization. So this is the era of liberalization, privatization and globalization. So भारत रत्न किसको मिलना चाहिए? मेरा कहना वो लोग जो एंटरप्रेन्योर हों, जो एक नया सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जो एक नई दिशा दे सकते हैं देश को। यही बात मैंने यहाँ कहा। नेक्स्ट, बदलिए भैया। So this is one more story I generally share. The story of Brooklyn Bridge. This is between New York and Long Island. ये आज भी है। आज देखने में आपको लगेगा nothing special into this particular bridge. सिविल इंजीनियरिंग में लोग कहते हैं कि ऐसा ब्रिज तो कहीं भी बनता है, लेकिन जिस समय ये ब्रिज बनाया गया था दैट इज 1883, और उस समय सिविल इंजीनियरिंग में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का पुल बनता है। लेकिन जॉन रॉबलिंग जो एक सिविल इंजीनियर था, he dared to dream कि I will make a bridge like this. And when he shared his dream with his fellow colleagues, nobody was ready to take his idea. And finally, he talked to his own son, who was final year civil engineering student. और जैसा जनरली होता है, अगर बाप बेटे की बॉन्डिंग इतनी बुरी न हो तो बाप का ड्रीम बेटे का ड्रीम होता है। और उसने कहा कि अगर मेरे पिताजी बनाना चाहते हैं तो ये ब्रिज मैं बनाऊंगा। और आपको जैसा डर था, प्लान हुआ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, और एक दिन एक भीषण एक्सीडेंट होता है। और होता क्या है, जॉन की डेथ हो जाती है और वाशिंगटन कंप्लीटली क्रिपल्ड, उसका कोई अंग काम नहीं कर रहा होता है। ही वाज सिंपली लाइंग ऑन हिज डेथ बेड इन द हॉस्पिटल। अच्छा, उस समय शादियां जल्दी होती थी, उसकी शादी हो चुकी थी फाइनल ईयर में, उसकी पत्नी उसकी सेवा कर रही होती है। और एक दिन एक डिटर्मिनेशन है, उस बंदे के अंदर एक डिटर्मिनेशन है, हे भगवान काश मुझे थोड़ा सा ताकत दे देता तो मैं अपने पिता के सपनों को पूरा कर लेता। और इतनी ज्यादा डिटर्मिनेशन का ये रिजल्ट हुआ कि एक दिन उसके कानी उंगली में जुम्बिश होती है, उसकी कानी उंगली हिलती है बस। और उस कानी उंगली के मदद से और पत्नी से जो कम्युनिकेट करता था ब्रेन से, ही डेवलप्ड ए डिजाइन कोड। और उसकी पत्नी ने उसके टीम के मदद से ये पुल को तैयार किया। और इसलिए ये पुल इसलिए याद किया जाता है, दैट इज द एपिटोमी। एक ऐसी चीज है जहां आप पूजा कर सकते हो डेडिकेशन की। तो एक तालियां बनती है उस बेटे के लिए और उसके डेडिकेशन के लिए। नेक्स्ट, सो नाउ द क्वेश्चन इज, हु आर यू एंड व्हाई यू केम टू दिस प्लैनेट?
how much time you have on earth, keep learning, keep smiling and devote some time for others. ये रोज पूछना होगा यार हम आए क्यों, क्या जरूरत थी, एक और भीड़ की इस दुनिया में क्या जरूरत थी, अगर है तो मैं क्या नया कर सकता हूं या क्या नया कर सकती हूं. That has to be thought over. Next. So you should always give importance and time to your own people. और ये own people का definition बड़ा लंबा चौड़ा करिए, इसको ज्यादा बढ़ाते रहिए. हर आदमी आपका है. Move hand in hand with your friends. It is never important whether they are wrong and you are right. जब भी हम कहते हैं कि आप गलत हो तो ये 3 उंगली क्या कहती है कि मैं भी गलत हो सकता हूं. तो जरा इसको ध्यान दें. नेक्स्ट. So the now quote is, please man, it is well to give when asked, but it is better to give when asked. मांगने पर तो सब देता है, बिन मांगे जो दे वो लीडर होता है. ये पहली डिफिनीशन है लीडर होने की. Then you can perceive क्या चाहिए, कहां चाहिए, कब चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा. और नीचे लिखता है जैसे ये सेना में लड़ता हुआ सैनिक किस क्षण कहां गिर के मर जाए कोई नहीं जानता. एक बुलेट तो आनी है, लेकिन क्या हम परमानेंट जीने के लिए आए हुए हैं? क्या हम यहां पर भाषण देते देते गिर के मर नहीं सकते? ऐसा हुआ नहीं है. हुआ है, कई बार हुआ है. कलाम साहब गए थे शिलांग, क्या करने गए थे? कन्वोकेशन एड्रेस देने गए थे. और कई टीचर मैंने देखे, एक दो मेरे मित्र भी रहे हैं जो क्लासरूम में खत्म हो गए. तो हम सब के लिए कोई ऐसा नहीं है. कोई भी मोमेंट क्या अंतिम होगा मैं नहीं जानता, कोई लंबी लड़ाई नहीं है, लेकिन जब तक है उस क्षण तक अच्छा करने की एक सोच होनी चाहिए. अब ये प्लान करते रहे कि 10 साल बाद रिटायरमेंट के बाद चलूंगा समाज सेवा करने, पता नहीं रिटायर होने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा. इसलिए करिए, जो कर सकते हैं तुरंत करिए. नेक्स्ट. सो नाउ दिस इज कलाम साहब वंस अगेन, जिनके नाम से हमारी यूनिवर्सिटी है. उन्होंने कहा इंडिया इज मार्चिंग फॉरवर्ड. दिस इज द लेटर ऑफ कलाम टू एवरी इंडियन. व्हाई इज द मीडिया हियर सो निगेटिव? अब मैं आपको बता दूं, आज से बहुत पहले एक होता है ना कि मीडिया कवरेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और जब नया नया रिसर्च आप करते हो, जब आपका कुछ पब्लिश होता है तो बड़ा इंटरेस्ट होता है कि मीडिया में आया कि नहीं, पेपर में कवर हुआ कि नहीं. 2004 के पास एक बार प्याज से कुछ नेचुरल कलर कुछ 22-24 सेट मैंने निकाले थे और मेरा ईटीवी में इंटरव्यू हुआ. तो आई वॉज वेटिंग कि शाम को इंटरव्यू जब आएगा तो मैं बैठ के देखूंगा. एक सोच होती है. और शाम को पता चला अचानक हमारे क्षेत्र के एक बहुत प्रतिष्ठित नेता थे, उनका मर्डर हो गया. अब पता चला जहां देखो केवल वही न्यूज आ रहा है. तो यहाँ इंडिया में क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ न्यूज इज गेटिंग फोकस, वो आप समझ रहे निगेटिव है. तो क्यों है, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा. व्हाई आर वी इन इंडिया सो embarrassed to recognize our own strength, our achievement? In India we only read about death, sickness, terrorism, crime. Why are we so negative? हम बार बार कहते हैं यहाँ सब गड़बड़ है. कहाँ अच्छा है? अमेरिका में. और कहाँ अच्छा है? यूरोप में. अगर यूरोप में और अमेरिका में अच्छा है तो कलाम साहब ने यही कहा यार, तो फिर जाके सोचो ऐसा क्या किया अमेरिकन ने, ऐसा क्या किया यूरोपियन ने कि उनका देश अच्छा हो गया. तो हम क्यों नहीं कर सकते वो काम कि हम अपने देश को उतना अच्छा बनाएं. तो ये सोच आनी चाहिए कि व्हाट वी कैन डू. नेक्स्ट. So I am echoing JF Kennedy's words to his fellow Americans to relate to Indians, ask what we can do for India and do what has to be done to make India what America and other Western countries are today. और इसी बात पर शायद अब हम लोग चलना शुरू किए हैं. आई होप कि जिस तरह से हम लोग चेंज हो रहा है हमारे सिस्टम में, हम शायद और बेहतर हो पाए. नेक्स्ट. सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू 3 थिंग्स, दैट इज स्किल, स्केल एंड स्पीड. कौन सा स्किल सेट चाहिए डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ विजन यू आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव यू आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ गोल सेटिंग यू हैव डन. डिपेंडिंग अपॉन दैट यू नीड स्किल एंड द स्केल ऑफ योर गोल जनरली डिफाइड व्हाट काइंड ऑफ स्पीड यू शुड हैव. जितना बड़ा स्केल होगा आपके देश का उतना स्पीड आपका होना चाहिए. नेक्स्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई जनरली डू शेयर दिस 5 की पॉइंट्स विद आवर स्टूडेंट. दिस इज पंचशील ऑफ न्यू मिलेनियम. 21वीं सदी का पंचशील. आप सबों ने पंचशील सुना है ना? क्या सुना है बताइए? पंचशील किसने सुना है स्टोरी? पंचशील स्टोरी किसी ने सुना है? जातक कथाओं में पंचशील है. चाइना और इंडिया के बीच रिलेशनशिप के लिए
बेहतर रिलेशनशिप के लिए नेहरू और चाओ एन लाई के बीच में एक पंचशील हुआ था। तो पंचशील हमने बहुत सुना है, लेकिन आज जिस पंचशील की मैं बात कर रहा हूं वो पंचशील दिया है एक केमिकल इंजीनियर ने, और उनका नाम था आर.ए. मासेलकर। हैव यू हर्ड अबाउट रघुनाथ अनंत मासेलकर? सुना ये नाम? चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी के साइंटिफिक एडवाइजर थे, डायरेक्टर जनरल CSIR थे, और आज भी इंडिया में जितनी टॉप क्लास की कंपनीज हैं सबके बोर्ड ऑफ गवर्नर में मासेलकर साहब हैं। और इनोवेशन पे इंडिया में शायद सबसे बड़ा अवार्ड ये अपनी मदर के नाम पे देते हैं। और मासेलकर साहब जब हाई स्कूल में पढ़ते थे और जब इन्होंने महाराष्ट्र बोर्ड टॉप किया था तो इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि ये जूता या चप्पल अफोर्ड कर सकते थे। वहां से स्टोरी शुरू होती है और ये बंदा इतना आगे जाता है। और ये पंचशीला न्यू मिलेनियम कब दिया इन्होंने? 2001 में। 2001 पुणे साइंस कांग्रेस में मासेलकर साहब ने कहा कि अगर आप कलाम के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, कलाम ने क्या सपना देखा था? 2020 तक भारत विश्व गुरु होगा, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। सॉरी, वी आर इन 2022 बट स्टिल वी आर नॉट देयर। तो क्या गड़बड़ी हुई, कहां कमी रह गई, इसके बारे में सोचना है। लेकिन इन्होंने कहा था कि अगर ये 5 चीजें हम ध्यान दे दें तो हम जरूर विश्व गुरु हो जाएंगे। पहला उन्होंने क्या कहा? स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। एजुकेशन में कंप्लीट ओवरहॉलिंग की जरूरत है। और शायद यही सुन के NEP 2020 आया होगा। 2020 में नई शिक्षा नीति की बात आई, इन्होंने कहा पॉलिसी लेवल पे चेंज की जरूरत है, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर चेंज करने की जरूरत है। हमारे बच्चे कोई कल्चरल फेस्टिवल होता है तो बड़े उत्साह से जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है तो बड़े उत्साह से जाते हैं, और क्लासरूम में तो ऐसा मुंह लटका के जाते हैं कि कोई मतलब ही नहीं। अगर अटेंडेंस ना हो तो शायद लड़के जाए ही नहीं क्लासरूम में। तो क्या किया जाए? व्हाट इज रॉन्ग विद दैट एंड हाउ टू इंप्रूव अपॉन दैट? दैट इज द क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा, और यही नहीं, बचपन से शुरुआत करो ना, जब तुम छोटे थे। सोचो, पता चला नींद खुली नहीं, माता जी आई, पानी छिड़का, मुंह धोया और डबल वजन का बस्ता लाटा ऑटो में फेंक दिया, जा छुट्टी। तो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको चाहिए तो सोचना होगा। और उन्होंने कहा कि एजुकेशन को कंप्लीट ओवरऑलिंग करने की जरूरत है। दूसरा उन्होंने कहा वुमन सेंटर्ड फैमिली। आज बड़ा अच्छा लग रहा है इस क्लासरूम में, इस ऑडिटोरियम में जितने आदमी दिख रहे हैं, जितने मेल है उतने फीमेल लगभग दिख रही हैं। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे सोचो क्या हालत थी। रुड़की में सर 350 स्टूडेंट मेल और 3 फीमेल जब मैं पढ़ता था। तो आप अंदाज लगाओ क्या रेशियो था, अब क्या हो गया? बेहतर हो रहा। लेकिन ये देश अगर 130 करोड़ जनसंख्या है तो 65 करोड़ पुरुष हैं या 65 करोड़ महिलाएं। एक रथ इमेजिन करिए, चैरियट, एक पहिया बहुत मजबूत है, दूसरा पहिया टूटा फूटा। कितना भी बढ़िया घोड़ा लगा दीजिए और चाबुक मारिए, घोड़ा दौड़ेगा, क्या होगा? जो पहिया टूटा होगा वो फलक्रम हो जाएगा, गोल गोल घूमेगा। तो हमारा डेवलपमेंट ऐसा ही हो रहा था। तो अगर देश को आगे ले जाना है तो इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इज वेरी मच इसेंशियल। नेक्स्ट, नॉलेज सेंटर्ड सोसाइटी। समाज ज्ञान परक होना चाहिए। दिस इज इंफॉर्मेशन एरा। गूगल पर एक बार क्लिक करिए, आपको जो चाहिए मिल जाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके नॉलेज में कन्वर्ट करना एक बड़ी चीज है, और दैट हैज टू बी डन बाय हूम? अगेन वी टीचर्स। सारा ओनस घूम के ज्ञान के क्रिएटर पे आ जाता है, और इज्जत जब तक नहीं होगी क्रिएटर की, ज्ञान के, तब तक आनंद आएगा नहीं। अभी हम इज्जत किसकी करते हैं? जिसके पास पावर होता है या जिसके पास मनी होती है। सोसाइटी में हमें नहीं लगता कि शिक्षक को आनंद या वो सम्मान मिलता है जो मिलना चाहिए। तो एक बार अपने टीचर्स के लिए तो तालियां बजाइए जोर से भाई साहब। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट। आप कितना भी विकास कर लो, जब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा ये देश आगे नहीं जाएगा। और आप देखेंगे एजुकेशन देने के बाद अगर काम नहीं है तो क्या होगा? वो आदमी गलत संगत में पड़ता है। और इसीलिए मैंने देखा है कि मेजॉरिटी टेररिस्ट या तो साइंटिस्ट होते हैं या इंजीनियर होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम लोग बेहतर काम करें। और अंत में कहते हैं इनोवेशन सेंटर्ड इंडिया। ये देश तभी आगे जाएगा जब हम सब लोग इनोवेट करना सीखेंगे। व्हाट इज इनोवेशन? कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन? आप में से कोई प्लीज, डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन।
सर माइक है, दीजिए किसी के पास, थोड़ा रेस्ट हो जाए हमारा। डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन, हाथ उठाओ। हाँ किधर, हाँ जाइए उधर। चलिए हाथ उठाने के लिए तालियां भाई, हाथ उठा। सर डिस्कवरी ये होता है जो इस दुनिया में उपस्थित है और उसको खोज कर, हाँ बताइए बताइए। जो डिस्कवरी है जो इस दुनिया में पहले से उपस्थित है वो चीज, हाँ। वो डिस्कवरी है। इनोवेशन कोई नई चीज को खोजना, इन्वेंशन, इनोवेशन किसी नई चीज को डेवलप करना। चलिए कुछ और ट्राई करेगा कोई। सो डिस्कवरी, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, बिटिया के लिए लाई भाई, इधर माइक। चलिए डिस्कवरी इज समथिंग जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहा था, बट ह्यूमंस को इससे पहली बार पता चला। एंड इनोवेशन इज समथिंग कि हमारे सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम थी और उसके लिए हमने कुछ सॉल्यूशन क्रिएट किया। इन्वेंशन और सिर्फ इन्वेंशन, ये बेसिकली इसको साइंटिफिक टर्म्स में देखा जाता है। चल थोड़ा सा क्लियर करते हैं स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी से ज्यादा क्लियर होती हैं चीजें। जेम्स वाट बैठा था, चाय बना रहा था, चाय बना रहा था तो क्या हुआ, केटली का ढक्कन ऊपर नीचे होने लगा तो क्या पता चला कि स्टीम इज हैविंग पावर। दैट वाज द ब्रेक थ्रू नॉलेज व्हिच वाज एग्जिस्टिंग देयर, तो दैट वाज डिस्कवरी। और उससे जब स्टीम इंजन बना तो क्या हो गया, इन्वेंशन। और स्टीम इंजन आज इलेक्ट्रिक इंजन हो गया या डीजल इंजन हो गया, या उसका सिलेंडर पिस्टन में हम क्रोमियम पॉलिश करते हैं या निकल पॉलिश करते हैं, दैट इज ए इनोवेशन। सो इनोवेशन इज नथिंग बट इन्वेंशन इनटू कमर्शलाइजेशन। कुछ भी इन्वेंट किया, वो कमर्शलाइज हो गया तो इनोवेशन हो गया। अब कहने का मतलब, हमने कहा कि हम हाइड्रोजन से बाइक चलाते हैं, अगर हाइड्रोजन 500 रुपया लीटर होगा तो कौन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर 50 रुपया लीटर हो जाएगा तो हम सब कर देंगे। तो कहने का मतलब टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इन इनोवेशन व्हेन बीइंग इनकॉर्पोरेटेड दैट विल बिकम इनोवेशन। नेक्स्ट, चलिए ये स्लाइड पे थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद जल्दी जल्दी हो जाएगा। आप घबरा रहे हो, छोड़ दो, जल्दी करो, थोड़ा बात करें, चले, ठीक है। ये स्लाइड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, अपनी पर्सनालिटी में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इनकलकेट करना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन यू नो? किसी को ऑब्जर्वेशन पता है? साइकोलॉजी का कोई टीचर है यहाँ? ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी नहीं है अपने यहाँ? नहीं है तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कौन पढ़ाता है? कुर्सी हट गया। चलिए, सो ऑब्जर्वेशन 3 तरीके का होता है। सर हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ऐसे ऑडिट कोर्स पढ़ाते क्या बच्चों को? सोचा जा सकता है, अगर सोचिए किसी इंटरेस्ट आएगा तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ाना चाहूंगा। ओके, 3 तरह के ऑब्जर्वेशन है। पहला क्या है, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और तीसरा है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। जरा रिपीट करिए, क्या बोला मैंने? 3। ओके, तो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन हुआ कि जो आंखों से देखा या कानों से, भाई माँ बाप कहते थे ना, तब तक विश्वास मत करो जब से आंख से देख मत लेना या कान से। अरे वही सीखा हमने, हम आंख से देखते हैं और कान से सुनते हैं, वही मानते हैं और फिर भी फेल होते हैं, 80% फेल होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या है भाई? यहां पर हॉल में 300 लोग हैं, 151 लोग जो बात बोलेंगे वो सही होगा, 149 लोग जो बोलेंगे वो गलत होगा। वोटिंग होता है, और वोटिंग होता है तो अगर ये भी सही होता तो हमें कभी योगी जी सुंदर लगने लगते हैं, कभी मायावती खूबसूरत लगती हैं, कभी अखिलेश जी प्यारे लगते हैं। तो ये भी सही है ना? नहीं सही है, क्योंकि हम कोई भी हमें घुमा देता है, एक झटका देता है, स्पिन करता है, हम इधर देखने लगते हैं या इधर देखने लगते हैं। और फाइनली आता है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या है? दिस इज नोन एज ओनियन लेयर मॉडल। प्याज को छीलते जाइए और अंत में गांठ मिलती है। और देखे होंगे बचपन में कुछ लड़के होते हैं कि थर्मामीटर पटकते हैं और मरकरी के पीछे दौड़ते हैं, या घड़ी को तोड़ते हैं, स्प्रिंग को घुमाते हैं। तो ये जो ट्राई करता है ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन देयर। तो हमें क्या करना है? देखिए मैंने कहा सब्जेक्टिव,
क्या क्या आंखों देखा कानों सुना, लेकिन हमारी आंख देखती क्या है? जो मैं देखना चाहता हूं। हमारे कान सुनते क्या है? जो मैं सुनना चाहता हूं। और यही प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए बायस्ड डिसीजन होते हैं और हम हमेशा फेल होते हैं। तो साइंटिफिक करने का मतलब, एक स्टोरी सुनाता हूं तब साइंटिफिक आपको समझ में आएगा। मैं और मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम है शरद पांडुरंग काले, एसपी काले, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजिस्ट इन बार्क मुंबई, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाते हैं यूएस में। लेकिन गर्मियों में कभी कभी हम और काले साहब प्राइमरी स्कूल में जाते थे, और प्राइमरी स्कूल में हम लोग जाके क्या करते थे, बच्चों को ये सिखाते थे हाउ टू ऑब्जर्व साइंटिफिकली, कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। तो ये प्रोग्राम होता था कि पहले मेरा लेक्चर होता था, फिर बच्चों को हम लोग कुछ रिफ्रेशमेंट देते थे, मोस्टली फ्रूट्स देते थे या कुछ बिस्किट विस्किट देते थे। बच्चों ने खाया, दोबारा वो क्लासरूम में बैठते थे, फिर काले साहब उनसे बात करते थे। महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइमरी स्कूल में ये टॉक हो रहा था, मेरा लेक्चर हो चुका था, मैं पीछे बैठा था, मेरे बगल में 8 या 9 साल की एक लड़की बैठी थी। सामने काले साहब का लेक्चर शुरू हुआ, बहुत बढ़िया बोलते हैं। आज भी इन्वायरमेंट में निसर्गुना का नाम सुना है आपने? जो पहला बायोगैस प्लांट बना था निसर्गुना, वो काले साहब का आविष्कार है। काले साहब जब बात करते हैं, महाराष्ट्रियन होते हुए भी बहुत अच्छा बात करते हैं। और काले साहब ने आपको बताया, जब वो बात करने लगे तो मैंने देखा कि ये लड़की जो है देख रही उधर, और थोड़ी देर बाद कोने में देखने लग रही। तो मैंने सिर्फ टोका, कोने में क्या था मैं भूल गया बताने। जब बच्चों ने फल खाया तो खाने के बाद जो छिलका, गूदा और बीज बचा, वो पहले कच्चा प्राइमरी स्कूल होता था, उसी के कोने में फेंक दिया और सब लोग बैठ गए। लेक्चर शुरू हुआ, सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंस, सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और वो लड़की उस कूड़े की तरफ देख रही है। तो मैंने उसे टोका, बेटा क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? वो डर गई और सामने देखने लगी। लेकिन जैसे समथिंग वाज अट्रैक्टिंग हर, वो फिर से मुड़ी और फिर से उस कोने की तरफ देखने लगी। तो जब मैंने दोबारा टोका तो काले साहब बोले, मिश्रा जी क्या हो रहा है? मिश्रा जी व्हाट इज हैपनिंग देयर? तो मैंने कहा सर यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके लेक्चर से अच्छा, क्योंकि बार बार इसकी नजर आपसे भटक के उस कोने में जा रही है। तो हम दोनों उसके पास गए और उस लड़की से पूछा, बेटा क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? तो उस लड़की ने कहा, सर व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व? भैया आप आईआईटी से बीटेक, एमटेक, पीएचडी हो, और एक अमेरिका में पढ़ाते हैं, बड़े टॉप में, आप दोनों मिलके देख लो। भैया हम पढ़ाने गए थे और हमने पूरी ताकत लगा दी। क्या देखा? छिलका, गूदा और बीज, और उसके ऊपर मक्खी भिनभिना रही है। मैंने कहा यार यही तो है, क्या देख रही हो? उसने कहा सर और ध्यान से देखिए, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली और प्लीज ऑब्जर्व साइंटिफिकली। और हम सब ने पूरी ताकत लगा दी और कुछ नहीं दिखा। और क्या होता है जब आप छोटे बच्चे से कभी बात करो, उसको कन्विंस नहीं कर पाते तो क्या करते हो? कान पकड़ लिया, हमने कहा हारी तुरी बता दे। और उस लड़की ने जो बताया वो आप ध्यान देंगे, उस लड़की ने कहा सर हर छिलके पर, हर गूदे पर, हर बीज पे मक्खी भिनभिना रही है, लेकिन सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, शरीफा, शरीफा जानते हैं? उसने कहा सर शरीफा के न छिलके पर, न बीज पे, न गूदे पे कहीं मक्खी नहीं है। और हमने जब वो सैंपल बात में भेजा तो उसमें क्या मिला? इंसेक्ट रिपेलेंट। और आज भी वो पेटेंट उस लड़की के नाम पे है। दिस इज नोन एज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। इसे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि आपकी एक सोच ने, आपके एक ऑब्जर्वेशन ने आपको एक पेटेंट अवार्ड कराया। तो इस तरह की सोच, और इसीलिए शायद एनईपी 2020 में कहा गया है ना कि जरा हाथ से कुछ करिए, केवल किताब में पढ़ने से नहीं होगा, आप कुछ बनाइए, कुछ बिगाड़िए, तभी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जरूरी है। दूसरा है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बड़ी लंबी लंबी बात हम लोग करते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। इसी तरह एक बार कहीं मैं भी हाँक रहा था कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। जेई का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था, मैं नया नया लेक्चरर बना था, और बीएचयू में महिला महाविद्यालय है, शुरू में तो उसमें जाने में भी डर लगता था। इस तरह का अलग अलग रहे हैं पुरुष महिला हमारे जब समाज में। तो किसी तरह हिम्मत करके ड्यूटी करने गया वहाँ, पता चला रूम में जो इन्विजिलेटर भी थी वो भी महिला थी। तो कुछ देर बाद जब मेरा धक्का खुला
तो मैं बात करना शुरू किया तो मैंने बोला कि मैं ये रिसर्च करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो अचानक उसने कहा सर ये बताइए आप कभी गंगा जी में सीढ़ियों में रहती है, लेकिन उस महिला ने मुझे ये बताया कि यार शाम को चुपचाप जाके कहीं बैठा करो अकेले, थोड़ा सोचा करो कि दिन भर किया क्या तुमने और जो कुछ किया उसका रिजल्ट क्या रहा। शाम को ना आपको पता चलेगा कि यार क्या किया, पिट गए या क्या किया, बड़ी कोई बड़ाई कर दिया, कंपनी हैज गिवन पॉजिटिव फीडबैक ऑफ माइंड एक्ट। तो ये एक्सप्लोर करना जरूरी है। इससे क्या फायदा होता है कि आप कल क्या करने वाले हो ये डिसाइड करना होता है। अगर मैं अपनी जिंदगी को देखूं, मैं जब रुड़की में पढ़ता था तो क्या सोचता था, कैंपस से एक बढ़िया नौकरी मिल जाए, मिल गया, रैम ऑर्गेनिक्स हिंडाल्को 2 नौकरी मिली, तो मुझे लगा मेरी स्टैंडर्ड का नहीं, छोड़ दिया। आईआईटी बॉम्बे चले गए, वहां गए, मास्टर्स किया, फिर 3-4 नौकरी किया, फिर छोड़ दिए। अगर मुझे शुरू में पता होता कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूं तो मैंने 7 साल क्यों बर्बाद कर दिए। लेकिन होता क्यों, जब मैं पढ़ता था बीटेक में तो इंप्रेशन तो गड़बड़ था। उस समय कोई पूछता टीचर बनोगे तो मैं कोई गड़बड़ कर देता। तो होता क्या है ना कि आपको सोचना पड़ेगा क्या है आपके अंदर, व्हाट काइंड ऑफ स्पार्क आई एम हैविंग, व्हाट आई कैन डू बेटर देन अदर्स, मैं दूसरों से डिफरेंट कैसे हूं। ये सारी बातें आप समझेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए एक्सप्लोर करना जरूरी है। नेक्स्ट, मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू कैन डिफाइन नीड, NEED, नीड। कोई आप में से डिफाइन करेगा नीड का डेफिनेशन? भैया सब आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है बताइए। सर देखिए ना, इतनी बड़ी बड़ी चीज पढ़ने के बाद भी छोटी चीज नहीं बता पाते बच्चे। कोई एक मेरा बहादुर बच्चा या बहादुर बच्ची, आओ भाई। है? बताइए। हाँ बोलो। Sir, the resources which we require for survival. नीड का मीनिंग होता है रिक्वायर, द रिसोर्सेज दैट वी नीड इज नीड। Sir, resources जो हमें चाहिए जीवन रहने के लिए। चलिए और बताइए, आप बताएं, जोर से बोलो बेटा। कोई ऐसी चीज जिसके बिना हमारा जीवन न चल पाए, और बताइए। जरूरत, उर्दू में कह दिया नीड को। और कोई? चलिए इसका रिजल्ट मैं बता रहा हूं कि हम सब जानते हैं कि जरूरत क्या है, नीड क्या है, लेकिन हमें सिखाया नहीं गया कि इसको परिभाषित करें। तो मैं इसके परिभाषा बता देता हूं, नोट कर लीजिए। हिंदी में भी बता देता हूं, इंग्लिश में बता देता हूं। इंग्लिश में कहते हैं द स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इज नीड। हिंदी में कहते हैं असंतुलन की अवस्था को आवश्यकता कहते हैं। द स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इज नीड, या असंतुलन की अवस्था को आवश्यकता कहते हैं। मैं एक पैर पे खड़ा हूं, कितने देर खड़ा रहूंगा, फिर आवश्यकता क्या होगी, मैं दोनों पैर पे आ जाऊंगा। सो स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में जब भी आप रहते हो, आप स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आना चाहते हो ना। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? भूख क्यों लगती है? क्योंकि अंदर पानी क्यों नहीं, प्यास क्यों लगता है? हाइपोवोलेमिया हो गया, ब्लड का वॉल्यूम घटने लगा, वो बताता है। तो आपको बेसिकली जब आप प्रॉब्लम में होते हो, असंतुलन में होते हो, तो संतुलन में जाओगे। और दिस नीड व्हेन कपल्ड विद ड्राइव एंड गोल, नीड, ड्राइव एंड गोल, दैट इज नोन एज मोटिवेशन। तो आप जब गोल खुद सेट करते हो कि यार मुझे आईआईटी में जाना है, अभी निकल के आए हो ना कुछ साल पहले, जेई की तैयारी शुरू किया, जेई मेंस, जेई एडवांस। यार पहली बार तुम लोग तो बड़े लकी हो कि 2 अटेम्प्ट कर दिया। हम लोग के जमाने में अटेम्प्ट अनलिमिटेड था। तो कुछ लोग पता चला इंटर से शुरू करते थे, एमएससी कर जाते थे, पता चला वो जेई दे रहे हैं और कोचिंग वालों को पैसा दे रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि जब आप कोई गोल सेट करते हो, उसके हिसाब से अपने को तैयार करते हो, तो आप अपना एसेस भी करिए कि कहां तक पहुंचे। अगर कमी रह गई तो हम दोबारा इंप्रूव कैसे करें। इंप्रूव करने के बाद फिर ट्राई किया, फिर फेल हो गए, तो क्या करेंगे? आइदर रिड्यूस द गोल और रिप्लेस द गोल। अगर आप रिडक्शन ऑफ गोल और रिप्लेसमेंट ऑफ गोल नहीं करोगे
तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फ्रस्ट्रेशन भी एक लिमिट से बाहर जाएगी तो आपको एग्रेशन आएगा। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस है, और एग्रेशन आ गया तो आप सड़क पे कपड़ा फाड़ के निकल जाओगे, फिर लोग कहेंगे पागल हो गया। इतना ही है, बैलेंस करना है। इसीलिए तो मोटिवेशन क्या है, दो तरीके का, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक क्या है, आई विल इंट्रोस्पेक्ट, आई विल एक्सप्लोर माई सेल्फ एंड देन आई विल डिसाइड अबाउट माई गोल, कहां जाना है। और एक्सट्रिंसिक क्या है,